नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट करी है उसके अकॉर्डिंग 18 जुलाई को देश में 15वें राष्ट्रपति यानी 15th प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा और 21 जुलाई तक देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, क्योंकि 25 जुलाई तक जो है वो मिस्टर रामनाथ कोविंद जी का जो इलेक्ट टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा और तो हमें नया प्रेसिडेंट उससे पहले इलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो हम आज के वीडियो में समझेंगे वो ये समझेंगे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है। राइट। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है कि इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। आप और मैं डायरेक्ट इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, इनको इलेक्ट करता है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल असेंबली इन ऑल स्टेट्स। अब यहां देखिए कि इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं दोस्तों, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते। विधान परिषद मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ दिस इलेक्टोरल कॉलेज। इनको मेंबर क्यों नहीं बनाया गया दोस्तों? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, इसलिए इनको मेंबर नहीं बनाया गया। तो जैसे सचिन तेंदुलकर और रेखा कुछ समय पहले तक मेंबर नहीं थे, मेंबर थे राज्यसभा के, सो दे वर नॉमिनेटेड, सो दे डिड नॉट वोटेड इन द इलेक्शन ऑफ मिस्टर रामनाथ कोविंद। राइट। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोस्तों, इनके वोट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के वोट की वैल्यू डिफरेंट होती है और असेंबली का जो मेंबर होता है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। और इस इलेक्शन में मशीन यूज नहीं होती। जैसे हम जब वोट डालने जाते हैं तो हम ईवीएम में वोट डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डालते हैं, लेकिन ये इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मशीन यूज नहीं होती। तो अब आप कहेंगे लोकसभा के मेंबर की वोट की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है और असेंबली के वोट की वैल्यू कम क्यों होती है? तो दोस्तों, असेंबली का जो मेंबर होता है यानी जो एमएलए होता है उसको कम लोगों का वो इलेक्शन होता है। हम मान लेते हैं कि किसी असेंबली इलेक्शन में 1 लाख लोग वोट देते हैं। राइट। तो और किसी लोकसभा इलेक्शन में 10 लाख लोग वोट देते हैं, इसीलिए लोकसभा के मेंबर की वैल्यू ज्यादा होती है और असेंबली के मेंबर की वैल्यू वोट कम होती है। राइट। तो लोकसभा में और राज्यसभा में क्योंकि ये बराबर इनका स्टेटस होता है, इसीलिए इनके वोट की वैल्यू बराबर होती है। राइट। अब एक चीज होती है दोस्तों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STA। अब जैसे दो बंदे हैं, जैसे हमारे यहां अभी जो इलेक्शन होगा उसमें मान लीजिए एक मिस्टर एक्स कंटेस्ट करते हैं, एक मिस्टर वाई कंटेस्ट करते हैं। अब इस इलेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि आपको जो वोट देनी है ना, वो आपको ऐसे नहीं देनी कि आपने मिस्टर एक्स को दे दी या मिस्टर वाई को दे दी। राइट। इसमें आपको प्रेफरेंस वाइज वोट देनी होती है। यानी मान लीजिए अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट है, इसमें मान लो जेड भी है और ए भी है, 4 मेंबर है। राइट। तो अब आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दे दी इसको, एक्स को, सेकंड प्रेफरेंस वोट दे दी वाई को, थर्ड प्रेफरेंस वोट दे दी जेड को और फोर्थ प्रेफरेंस वोट दे दी आपने ए को। अब आपने यहां 4 वोट, मतलब वोट तो आपकी एक ही है लेकिन आपने 4 को दे दी। अब इस इलेक्शन में क्या होता है, एक कोटा होता है, यानी कि मान लीजिए कि हम ये समझ लेते हैं कि इस इलेक्शन में कोटा है कि जिसकी पहले फर्स्ट प्रेफरेंस की 1 लाख वोट हो गई, हम उसे मान लेंगे कि वो इलेक्शन जीत गया। राइट। अब मानिए कि 1 लाख वोट कोई भी मेंबर नहीं ले पाता फर्स्ट प्रेफरेंस की इन चारों में किसी को भी 1 लाख नहीं मिलती। हम मान लेते हैं कि एक्स को मिल गई 99,000 वोट। राइट।
और उसके बाद इसको मिल गई 98,000 वोट। समझने के लिए कह रहा हूं, अब आप ये मत कहना कि इसको 99,000 मिल गई तो फिर इनको कैसे मिल गई, तो इसको समझाने के लिए कह रहा हूं। इसको 98,000 वोट मिल गई फर्स्ट प्रेफरेंस की, और इसको 97 मिल गई, और इसको 96 मिल गई। उसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस की वोट किसे ज्यादा मिली है, और अगर मानिए इसे सेकंड प्रेफरेंस की एक भी वोट नहीं मिली, तो फिर उस केस में अगर ये इससे ज्यादा वोट ले जाता है तो ये इलेक्ट हो जाएगा और ये रह जाएगा। लेकिन जब दो ही बंदे इलेक्शन करते हैं कंटेस्ट, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी कम रहती है। अभी आज की डेट में अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो जो मेंबर गवर्नमेंट सपोर्टेड होगा, यानी जो बीजेपी सपोर्टेड होगा, उसके इलेक्शन जीतने का चांस ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में भी है, लोकसभा में भी बीजेपी के काफी अच्छे मेंबर हैं, और राज्यसभा में भी बीजेपी के काफी अच्छे मेंबर हैं। तो अगर दो लोगों के बीच में इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि बीजेपी सपोर्टेड जो कैंडिडेट हो वो इलेक्शन आराम से जीत ले। अब क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को 1 लाख वोट लेने, तो वो हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा में अगर बीजेपी गवर्नमेंट की अच्छी मेजोरिटी है तो वो जीत लेगा इलेक्शन। अब ऐसे ही मान लीजिए कि ज्यादा असेंबलीज में अपोजिशन की सीट्स हों, यानी ज्यादा असेंबलीज में अपोजिशन की सरकार हो, और लोकसभा में भले ही बीजेपी की सरकार हो लेकिन उनके भी सिग्निफिकेंट मेंबर्स हों लोकसभा राज्यसभा में, तो हो सकता है कि वो इलेक्शन हरा दे गवर्नमेंट के कैंडिडेट को, राइट। तो एक एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं कोटा। इतना वोट लेना है, जो ये वोट पहले ले लेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो दो दो जब कैंडिडेट होते हैं दोस्तों, तो ये समझा जाता है कि जो इलेक्शन है वो उसमें सेकंड थर्ड प्रेफरेंस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही काम हो जाता है। अब जो दूसरी बात है दोस्तों वो ये कि इलेक्शन कौन लड़ सकता है। जो भी इंडियन सिटीजन है वो इलेक्शन लड़ सकता है। उसकी एज जो है दोस्तों वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए, और वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अगर वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है और उसके पास 50 प्रपोजर या 50 सेकेंडर हैं, तो दोस्तों वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। प्रपोजर माने जो उसके नाम का प्रस्ताव दे, और सेकेंडर माने वो लोग जो उस प्रस्ताव का समर्थन करें। मोर देन 2 पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन इफ अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर 2 से ज्यादा लोग चाहते हैं कंटेस्ट करना तो वो कर सकते हैं, अगर वो ये कंडीशन पूरी कर देते हैं, राइट। तो ये क्राइटेरिया है। उसके बाद दोस्तों अब क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन जब टेन्योर खत्म हो जाता है राष्ट्रपति का, तो क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो चाहे तो री इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, और वो चाहे तो दोबारा लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर भी बन सकते हैं। पर जनरली जो आदमी राष्ट्रपति बन जाता है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं बनता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो सबसे बड़ी पोस्ट है, और राष्ट्रपति बनने के बाद अगर आप लोकसभा मेंबर बनते हो तो वो बेसिकली उससे छोटा पद है, तो एक आपकी कॉन्शियस ही अलाउड नहीं करती कि आप उससे छोटा पद आप एक्सेप्ट करो। तो अब दोस्तों एक सवाल ये है कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है जब सारी पावर जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता है। पूरी जो कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है, और राष्ट्रपति इनका खुद या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति का जो चीफ काम होता है वो ये होता है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करे, और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली होता ही है। ये काम कई बार वो अपने विवेक से भी करते हैं। कोई भी बिल जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना वो कानून नहीं बन सकता है, राइट। और मनी बिल के अलावा हर बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राइट दोस्तों। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों, ये भी जान लेते हैं इसी वीडियो में।
इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को 14 दिन का नोटिस देना होता है दोस्तों, और इस पे कम से कम 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, और 2/3 जो मेंबर होते हैं, यानी जो 2/3 मेजोरिटी होती है वो उसे मान ले। लोकसभा की अगर 2/3 मेजोरिटी मान लेती है तो उसको हम दूसरे हाउस में भेज देते हैं, और जब दूसरा हाउस उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसको वो भी पास कर देता है तो दोस्तों हम समझेंगे कि राष्ट्रपति को जो है इम्पीच कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अच्छा, अगर इन केस अगर टाई हो जाए इनके बीच में, दो कैंडिडेट्स के बीच में, उस केस में कैसे फैसला होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, और ना ही आज तक ऐसा हुआ है कि वो कभी टाई हुआ हो। तो दोस्तों इसके लिए अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान का जो अधिकार होता है दोस्तों, क्या वो अपने विवेक से इस्तेमाल करता है या वो मंत्रिपरिषद की राय पे करता है? तो दोस्तों जो कैबिनेट की जो राय होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओपिनियन होती है, राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग ये मर्सी पिटिशंस वगैरह डिसाइड करता है। पर कोई भी अदालत या कोई भी जो कोर्ट होती है वो उस राष्ट्रपति से ये नहीं पूछ सकती कि आपको कि क्या ओपिनियन दी गई थी। अब एक आखिरी चीज दोस्तों, जो नीलम संजीव कृष्ण रेड्डी थे, वो नीलम संजीव रेड्डी, नॉट संजीव कृष्ण रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जो प्रेसिडेंट थे हमारे, उनका जो इलेक्शन हुआ था दैट इज अनअपोज्ड, यानी कि उनके विरोध में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और दोस्तों जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनका जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, वो इलेक्शन 2 बार हुआ था, यानी कि वो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। उनके अलावा आज तक कोई प्रेसिडेंट 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।